वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए अपनी ज़बान बुक से सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखना बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे पूछा जा सकता है। फिर मैं आपको इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। तो सबक का नाम है रफ़ी अहमद क़िदवाई। तो सभी बच्चे पहले अल्फाज मायनों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उर्दू के ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। अल्फाज मायने सुनने से आपकी उर्दू की वर्ड पावर बढ़ेगी, उर्दू पढ़नी आएगी। तो ध्यान देंगे। बेलौस कहते हैं बेगर्ज़ को, यानी कि बिना किसी गर्ज़ के। अज़म कहते हैं पुख्ता इरादे को। सुरतापा यानी कि सर से पाँव तक। ज़ख़ीरा यानी कि कलेक्शन, गोदाम में रखी हुई चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर कर। गल्ला कहते हैं अनाज के ज़ख़ीरे को, यानी कि गोदाम में अनाज इकट्ठा कर कर जब रखा जाता है उसे गल्ला कहते हैं। जलवत यानी कि मजलिस। खुरपा कहते हैं घास खोदने का आला। खलक यानी कि अल्लाह के बंदे। मुनहमिक यानी कि पूरी तवज्जो के साथ। मुतअल्लिक़ यानी कि बिल्कुल। शयाने शान यानी कि मर्तबे के लिहाज से। सपूत कहते हैं नेक बेटे को। वज़ीर मवासलात यानी कि इत्तलात व नशरियात या डाक पतार। वसादारी यानी कि रखाव। ज़ेरे तालीम यानी कि तालीम हासिल करने वाला। सभी अल्फाज मैंने पढ़कर बता दिए हैं। अब सबक के खुलासे को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो जिन बच्चों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, इस खुलासे को पढ़कर चैप्टर के सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि इस सबक में क्या बताया गया है। और एग्ज़ाम के लिए खुलासा लिखना भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। रफ़ी अहमद क़िदवाई हिंदुस्तान के एक असीम रहनुमा थे। इनकी पैदाइश 18 फरवरी 1894 ईस्वी को मसूली ज़िला बाराबंकी में हुई। इनके वालिद का नाम ख़ास साहब शेख इम्तियाज़ अली था। रफ़ी साहब की इब्तिदाई यानी कि शुरुआती तालीम घर पर हुई। ये आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए तो तहरीक तर्क मवालात में हिस्सा लेने की वजह से 1 साल की इनको जेल हुई और यहीं से इनकी सियासी यानी कि पॉलिटिकल ज़िंदगी की इब्तिदा यानी कि शुरुआत हुई। रफ़ी साहब ने मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से सियासी तरबियत हासिल की थी, यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें सीखी थी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया था। 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुल्क और कौम की खातिर 5 बार ये जेल गए। आज़ादी के बाद रफ़ी साहब पहले वज़ीर मवासलात यानी कि डाक तार से रिलेटेड वज़ीर बने और इसके बाद वज़ीर ग़िज़ा बनाए गए। वज़ीर मवासलात की हैसियत से रफ़ी साहब ने रात की हवाई डाक सिलसिला सेवा शुरू की और डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलवाई। हुकूमत हिंद में वज़ीर ग़िज़ा बन जाने के बाद राशनिंग का ख़ात्मा किया और ज़्यादा अनाज उगाओ की तहरीक शुरू की। इस तहरीक के बदले व्यापारियों का छिपा हुआ गल्ला यानी कि छिपा हुआ अनाज का कलेक्शन बाहर निकल कर आ गया। रफ़ी साहब की शादी इनके ख़ानदान में हुई। इनकी बीवी हज्जन नमाजी और बड़ी नेक दिल खातून थी। रफ़ी साहब की ज़िंदगी बहुत सादा थी। इनके इंतकाल के बाद इनकी मैयत में शिरकत के लिए जो गैर मुल्की शख्सियतें पहुंची थीं, उन्हें यकीन नहीं आता था कि इतने बड़े मिनिस्टर का मकान पुरानी वज़ा और टूटा फूटा भी हो सकता है। ये अपने दोस्तों और साथियों की हर तरह माली मदद करते थे। अगर इनका कोई दोस्त परेशानी के दौर से गुज़रता था और वे मदद करने की हालत में ना होते तो अपने चाचा से रुपया मंगाकर मदद कर देते थे। इंतकाल के बाद बैंक से इनके नाम बस मामूली सी रकम निकली। रफ़ी साहब जिस आदमी से पहली बार जिस तरह खलूस से मिलते, आखिरी दम तक इसी तरह खलूस के साथ मिलते रहते। इन्हें खिदमत लेने में नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करने में मज़ा आता था। रफ़ी साहब सरतापा अमल थे और हर वक्त अमली सरगर्मियों में मशगूल रहते थे। वे ख़ुद भी खुश रहते और दूसरों को भी खुश रखते थे। घंटों का काम मिनटों में कर लेते। रफ़ी साहब का इंतकाल 60 साल की उम्र में 1954 में हुआ। इनके शानदार कारनामों और कीमती खिदमात की वजह से मुल्क के करोड़ों बाशिंदों के दिलों में इनकी याद हमेशा ताज़ा है। तो इस सबक का खुलासा मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है।
अभी सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। रफ़ी अहमद किदवई कौन थे? जवाब, रफ़ी अहमद किदवई हिंदुस्तान के एक अजीम रहनुमा थे। तहरीक आज़ादी में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे मादरे वतन के एक सच्चे, बेलौस और बहादुर सिपाही थे। इन्होंने अहले वतन यानी कि पूरे वतन की बेहतरीन रहनुमाई की। सवाल नंबर 2, रफ़ी अहमद किदवई की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? जवाब, रफ़ी अहमद किदवई जब अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे यानी कि स्टूडेंट थे, तब तहरीक तर्क मवालात में हिस्सा लेने की वजह से 22 एक साल के लिए जेल भेज दिए गए। उनकी सियासी ज़िंदगी का इस तरह से आगाज़ हुआ। सवाल नंबर 3, रफ़ी अहमद किदवई ने किन रहनुमाओं से सियासी तरबियत पाई? जवाब, रफ़ी अहमद किदवई ने पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से सियासी तरबियत हासिल की। सवाल 4, रफ़ी अहमद किदवई मुल्क व कौम की खातिर कितनी बार जेल गए? रफ़ी अहमद किदवई मुल्क व कौम की खातिर 5 बार जेल गए। सवाल नंबर 5, वज़ीर मवासलात की हैसियत से रफ़ी अहमद किदवई ने क्या क्या इस्तिलाहत की यानी कि क्या क्या सुधार किए? वज़ीर मवासलात की हैसियत से रफ़ी अहमद किदवई ने रात की हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया। डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलवाई और डाक का ऐसा इंतज़ाम किया कि छुट्टी मिलने के बावजूद काम मामूल के मुताबिक चलता रहता था, यानी कि सबको डाक वक्त पर मिलती थी छुट्टी होने पर भी। सवाल 6, रफ़ी अहमद किदवई का सबसे अहम कारनामा क्या था? रफ़ी अहमद किदवई का सबसे अहम कारनामा ज़्यादा अनाज उगाओ की तहरीक शुरू करके मुल्क में अनाज की पैदावार में इजाफ़ा करना है। इस मुहिम की बदौलत व्यापारियों का छुपा हुआ गल्ला बाज़ार में आ गया। इस तरह राशनिंग का ख़ात्मा हो गया। सवाल 7, किदवई साहब लोगों से किस तरह पेश आते थे? रफ़ी अहमद किदवई जिस आदमी से एक बार खुलूस से मिलते, उम्र भर इसी तरह मिलते। वे दुश्मनों से दोस्तों की तरह और दोस्तों से अजीज़ों की तरह पेश आते थे। सवाल नंबर 8, रफ़ी अहमद किदवई का इंतकाल कब हुआ? रफ़ी अहमद किदवई का इंतकाल 1954 में हुआ। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है अज़्म। हिंदुस्तानी नौजवानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का अज़्म लिया था। रफ़ाक़त, मुझे आपकी रफ़ाक़त पर पूरा भरोसा है। दरहम बरहम, बारिश होने की वजह से हमारा प्रोग्राम दरहम बरहम हो गया। गल्ला, पिछले सालों के मुकाबले अब गल्ले की पैदावार बढ़ती जा रही है। वसादारी, पुराने लोग वसादारी पाबंद होते थे। अब है इस सबक के मुतज़ाद अल्फाज। बहादुर का डरपोक, नेक का बद, इब्तिदा का आखिर, दोस्त का दुश्मन, अदना का आला। अब है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद। तो कौम की जमा होगी अक़वाम, बाज़ार की जमा बाज़ारों, ज़रूरत की जमा ज़रूरियात, खिदमत की जमा खिदमतों। अब है जमा को वाहिद में कन्वर्ट करना है। शख्सियत का वाहिद शख्सियत, अज़ीज़ों का वाहिद अज़ीज़।